अरे सुशीला। अरे ओ सुशीला। अरे सुनती हो? हाँ, क्या हुआ जी? इधर तो आओ। जल्दी से इधर आओ ना। हाँ, क्या हुआ जी? अरे बैगन के बगीचे की अच्छे से देखभाल कर रही हो ना? इतने दिन हो गए हैं, एक भी बैगन नहीं आया है। मैं तो रोज इसकी देखभाल करती हूँ, फिर भी हमें इसका फल नहीं मिल रहा। ठीक है ठीक है, तुम इसकी अच्छे से देखभाल करना। मैं अभी खेत जाकर आता हूँ। एक रोज। अरे सुशीला देखो, हमारे पौधे में एक बैगन निकल आया है। लेकिन ये तो एक ही है। इस बैगन को क्या बाजार में बेचने जाऊंगा। एक काम करो, तुम इसकी सब्जी बनाओ, मैं खेत से आकर खाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। इतनी मेहनत से मैंने इस पेड़ को पानी दिया और बदले में मुझे क्या मिला? बस एक बैंगन। अरे धीमे धीमे काटो मुझे, धीमे धीमे। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो इस बैंगन से आ रही है। अरे बाप रे, मैं तो यहाँ से भाग जाती हूँ। वो बैंगन, उससे आवाजें आ रही है। कैसी बात कर रही हो? भला ये कैसे हो सकता है? बैगन से आवाज कैसे आ सकती है? आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप चलकर देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप घर चलो। ठीक है चलो। धीमे धीमे काटो मुझे, धीमे धीमे। सुशीला बैंगन को धीमे धीमे काटती है और उस बैंगन से एक छोटी लड़की निकलती है। अरे, एक लड़की! हमारे तो कोई बच्चा भी नहीं है और आज से मैं इसे अपनी बेटी स्वीकारती हूँ। बेटी, तुम बैंगन से निकली हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम बैंगन बनती है। बैंगनमंती अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुई थी। समय के साथ बैंगनमंती धीमे धीमे बढ़ने लगी थी और बढ़ती उम्र के साथ साथ वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगने लगती है। एक दिन एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और वो बैंगनमंती भी अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बंटवा रही थी। तभी उस राज्य का राजा अपना भेष बदलकर प्रजा का हाल पूछने निकला था कि तभी उसकी नजर खूबसूरत बैंगनमंती पर पड़ती है। राजा पास में ही एक आदमी से पूछता है। ये किसकी लड़की है? अरे, ये इसी किसान की बेटी है। राजा अपने महल में पहुंचकर उसी किसान को बुलवा लेता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जब तुम अपने खेत में काम कर रहे थे, तो तुम्हारे साथ में वो लड़की कौन थी? महाराज, वो एक तरह से मेरी ही बेटी है, और नहीं भी। क्या मतलब तुम्हारा? हम कुछ समझे नहीं। देवराज ने महाराज को सारी बातें बता दी और सारी बातें जानकर महाराज ने कहा। अच्छा, मैं बैगनवंती से शादी करके उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। महाराज, आप एक मामूली सी किसान की बेटी से शादी करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके हैं। हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। देवराज बहुत खुश हो गया। घर आकर उसने सुशीला को सारी बातें बताई। सुशीला भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद बैंगनमंती की शादी महाराज से हो गई। बेटी के विवाह के बाद माँ बाप दुखी रहने लगे। इधर जब नई बहू ने महल में प्रवेश किया तो सभी लोगों ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। राजा ने अपनी नई पत्नी का नाम बैंगनमंती से सुकुमारी रख दिया। नई रानी को देखकर बड़ी रानी कहने लगी, तुम कितनी सुंदर हो छोटी बहन। दिन बीतने लगे। सभी लोग छोटी रानी के स्वभाव और सुंदरता की तारीफ करने लगे, जिसे देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से जलने लगी। ये एक छोटे किसान की बेटी है, इसने आकर सबके ऊपर जादू किया है, सब ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मुझे तो कोई अब पूछता भी नहीं। एक रोज छोटी रानी से आकर पूछा, अरे छोटी रानी, तुम्हारी जान कहाँ पर है? जान कहाँ पर है? मेरी जान कहाँ होगी? वो तो मेरे दिल में है। ये नहीं हो सकता, तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई हो, तो पक्का तुम्हारी जान तो कहीं और ही होगी। लेकिन आपको क्यों जानना है कि मेरी जान कहाँ पर है? आपको क्या आवश्यकता है? अरे मैं तो बस इसीलिए ही पूछ रही थी कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अरे आप ये ख्याल छोड़ दो, जब मैं किसी को अपनी जान के बारे में बताऊंगी ही नहीं, तो भला मुझे कोई कैसे नुकसान पहुंचा पाएगा? तो क्या तुम्हारी जान इस शरीर में नहीं है? नहीं नहीं, मेरी जान तो इसी शरीर में है। अरे अब तो बात खुल ही गई, तो मुझे बता ही दो तुम्हारी जान कहाँ है। लेकिन ये बात आप किसी को मत बताना बहन। अरे अपनी बड़ी बहन को ये बताने में कैसी ही दिक्कत होगी तुम्हें। नहीं बहन, ये बात तो सगी घर वालों को भी बताने से मना है, उन्हें भी बताने की इजाजत नहीं है मुझे। छोटी रानी ने ये बात किसी को नहीं बताई और ना ही बड़ी रानी को, लेकिन बड़ी रानी ने ये बात पूछना ना छोड़ा।
खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते वो छोटी रानी से यही बात पूछती रहती। इस तरह 1 साल बीत गया। एक रोज वही सवाल सुनते सुनते बेचारी छोटी रानी तंग आ गई और एक दिन उसने थक हार कर कहा, अच्छा किसी दिन बता दूंगी। बहन सुकुमारी, तुमने वादा किया है, रानी होकर झूठ ना बोलना। आज मैंने ये क्या कह डाला, बिना सोचे समझे क्या बोल दिया। अगर बड़ी रानी को बताना पड़ेगा कि मेरी जान किस में है। अगर नहीं बताया तो मैं झूठी बन जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? छोटी रानी महाराज के पास गई और उनसे बोली, महाराज अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जला मत देना। चुप रहो, ऐसी बातें मत कहो। नहीं महाराज, मेरी सारी बातें सुन लीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे इस महल से दूर, जहां लोगों का आना जाना ना हो, वहां पर एक मकान बना देना और इसी मकान में मुझे पलंग पर रख दीजिएगा। रानी चुप करो, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। महाराज मैं अभी चुप हो जाती हूँ, बस मेरी आखिरी बात और सुन लीजिए। उस मकान में बहुत सारे दाल, चावल, चीनी, नमक, तेल और पानी, अनाज की व्यवस्था कर दीजिएगा। कुछ दिन बीत गए और फिर बड़ी रानी ने छोटी रानी से पूछा, छोटी रानी तुमने बताया नहीं, तुम्हारी जान कहाँ पर है? तो क्या बहन सचमुच बताना ही पड़ेगा क्या? तुमने वादा किया है, अब क्या तुम उसे पूरा नहीं करोगी? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरी जान ले लोगी। राम राम राम, ये क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा ठीक है, थोड़े दिन और ठहर जाओ, मेरे बच्चे को पैदा होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। छोटी रानी का बच्चा होने वाला है, ये जानकर तो बड़ी रानी और भी जलने लगी। अगर तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं राज्य में ढिंडोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी रानी ना होने के बाद भी आम और मामूली लोगों की तरह झूठ बोलती है। अच्छा ठीक है, सुनो। मेरे पिता के खेत के करीब एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक सोने का डब्बा है। डब्बे के अंदर एक माला है। वो माला में ही मेरी जान है। छोटी रानी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। देखो, वो कुएं के अंदर जो एक संदूक है और संदूक के अंदर जो डब्बा है और डब्बे के अंदर जो माला है, और तुम्हारी जान उस माला में है। भला कौन तुम्हारी जान ले सकता है? एक तरफ हमारी जान देखो, इतनी सस्ती है कि इसे कहीं भी दबाया नहीं जा सकता। जरा सा गला दबा दिया कि जान निकल गई। खैर, तुम सही सलामत रहो। फिर बड़ी रानी वहां से चले गई। फिर उसने एक दासी को कहकर एक गोताखोर को वहां पर बुलवाया। देखो, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें 20 सोने की मोहर दूंगी। क्या काम है महारानी? फिर महारानी ने गोताखोर को छोटी रानी के कुएं के बारे में बताया। देखो, वहां पर एक कुआं है और कुएं के अंदर एक डब्बा है। वो डब्बा तुम चुपचाप निकाल लाओ और हाँ, किसी को कानो कान खबर भी मत होने देना। गोताखोर उसी वक्त डब्बा निकाल लाया और महारानी को दे दिया। ये लीजिए महारानी जी। उधर डब्बा कुएं से निकलते ही छोटी रानी की तबीयत खराब होने लगी। बड़ी रानी ने डब्बे में से माला निकाली और अलट पलट कर देखते हुए उसे गले में डाल लिया। जैसे ही उसने माला अपने गले में डाली, उसी वक्त छोटी रानी का शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी जान चले गई। पूरे महल में कोहराम मच गया। महाराज भी रोने लगे। तभी उन्हें उस दिन की बात याद आई। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलवाया और कहा, जितनी जल्दी हो सके छोटी रानी के लिए महल और राज्य से दूर एक मकान बनवाओ। महाराज अब मकान का क्या होगा? हमें छोटी रानी का शरीर जला देना चाहिए। नहीं, महारानी की यही इच्छा थी कि उनका शरीर जलाया न जाए। उन्होंने कहा था कि राज्य के बाहर जहां लोगों का आना जाना ना हो, वहां पर सुकुमारी के लिए मकान बनवाया जाए और बैगनवंती को वहां पर पलंग समेत पहुंचा दिया जाए। ये सब कहकर महाराज ने मंत्री को आदेश दिया और जैसा बैंगनवंती ने कहा था वैसी व्यवस्था भी करवा दी। महाराज, बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार ही मकान बनवा दिया है और सब कुछ व्यवस्था भी कर दी है। महाराज ने बैंगनवंती को मकान में पहुंचा दिया और पलंग समेत वहां लेटा दिया गया। दिन ब दिन गुजरते गए और इसी तरह से 1 साल गुजर गया। सौतन के गुजर जाने से बड़ी रानी बहुत खुश थी। उसका कलीजा ठंडा हो गया था, लेकिन महाराज अभी भी दुखी रहते थे। छोटी रानी की याद आने पर उनकी आंखें डबडबा जाती थी। वो अक्सर सोचा करती थी, बैगनवंती ने मुझसे क्यों कहा था कि महाराज मेरे शरीर को जलाना मत? क्या बैगनवंती फिर से जी उठेगी? शायद वो इस मकान के अंदर सो रही है, पलंग पर अकेली पड़ी सो रही है। वो जागकर मुझे ढूंढती होगी, शायद चिल्लाती होगी, महाराज कहाँ हो? लेकिन रास्ता ना पाकर चुप हो जाती होगी। लेकिन फिर राजा को विचार आता है।
कभी मर चुके इंसान दोबारा जिंदा नहीं होते। अपने मन को समझाने के लिए महाराज उस मकान तक चक्कर लगा आते थे। एक दिन अचानक उन्होंने सुना कि मकान के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। राजा ये सुनकर चौंक गए। अरे, ये किसका बच्चा है और कहां से आया? राजा मकान के अंदर गया, लेकिन उसने देखा कि छोटी रानी तो मृत ही पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बगल में एक सुंदर सा बच्चा खेल रहा था। अब राजा रोज ही मकान में आने लगे और बैंगनवंती को देखा करते, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होता था। धीमे धीमे दिन बीतने लगे और वो बच्चा 3-4 साल का हो गया। जब वो इतना बड़ा हो गया कि टूटी फूटी भाषा में बोलने लगा, तो महाराज ने उससे छोटी रानी की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? माँ। तुम्हें खाना कौन खिलाया करता है? माँ। किस वक्त? रात में। बच्चे की बात सुनकर महाराज को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने बच्चे से कहा, तुम अपनी माँ से पूछना कि राजा जी पूछ रहे हैं कि वो रात में क्यों जागती हैं और दिन में क्यों सोती हैं। ठीक है, पूछ लूंगा। रात को छोटी रानी रोज की तरह उठी और बच्चे को खिलाने लगी। तो उसने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है माँ। तुम्हारा पेट कैसे भर गया बेटा? आज राजा जी मुझे बहुत सारे पकवान खिलाकर गए हैं और ये भी पूछ रहे थे कि तुम दिन में क्यों सोती हो और रात में क्यों जागती हो। छोटी रानी समझ गई कि महाराज ने आकर सब देख लिया है और अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे अब सब बता देना चाहिए। देखो बेटा, ये जो राजा जी यहाँ पर आते हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। कल जब वो यहाँ आए तो कहना कि माँ की जान जिस माला में है, वो माला बड़ी रानी के गले में है। जब दिन में वो माला पहने रहती है तो मेरी जान चली जाती है और मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ, और जब वो रात को माला उतार कर सो जाती है तो मैं जाग जाती हूँ। रात में उठकर माँ तुम्हें खाना खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है और सारे काम करती है। अगले दिन जब महाराज मकान में आए तो बच्चे ने उन्हें सारी बातें बता दी। बच्चे की बातें सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आ गया और वो सोचने लगे, बड़ी रानी, आज तेरी वजह से मेरी छोटी रानी यहाँ पड़ी हुई है। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। महल में लौटकर महाराज ने अपनी बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, मेरे मित्र का एक बालक है, बड़ा ही प्यारा है और मुझे भी बहुत पसंद है। क्या मैं उसे कुछ दिन के लिए महल में ले आऊं? हाँ हाँ महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आप उसे ले आओ। लेकिन एक समस्या ये है, वो बहुत ही जिद्दी बच्चा है। उसे जो चाहिए, अगर उसे वो नहीं मिला तो वो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। अरे कोई बात नहीं, उसे जो चाहिए होगा वो मैं दूंगी। ठीक है, फिर मैं उसे ले आऊंगा। अगले दिन राजा मकान में आए और उस बच्चे से बोले, सुनो, अब मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा। जैसे ही तुम बड़ी रानी के पास जाओ, उसके गले की माला पकड़ लेना और जब तक रोते रहना जब तक वो तुम्हें माला ना दे दे। ठीक है। इस तरह से समझा बुझाकर राजा लड़के को बड़ी रानी के पास महल में ले आया। रानी ने उसे बड़े ही प्यार से बुलाया और उसके पास आकर बोली, अरे ये लड़का तो बहुत ही प्यारा है। लड़के ने उसी वक्त रानी के गले में पड़ी माला पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगा। माला लेने के लिए वो जोर जोर से जिद करने लगा, मुझे ये माला चाहिए, मुझे ये माला चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मुझे ये माला चाहिए। रानी ने उसे बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश की। कई तरह की मिठाइयाँ, खिलौने आदि पेश किए गए, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं था। तब राजा ने उदास होकर कहा, दूसरे के बच्चे को क्यों रुलाती हो? आखिर वो मांगता क्या है? उसे दे दो ना। वो मेरे गले की माला मांगता है। तो तुम दे क्यों नहीं देती? नहीं नहीं, ये माला तो मैं किसी को नहीं दे सकती। अरे, ये माला बच्चे को दे दो, मैं तुम्हें इस तरह की दूसरी माला लाकर दूंगा, ठीक है? ये माला तो मैं हरगिज नहीं दूंगी। अरे, नहीं दोगी तो ये लड़का रो रो कर मर जाएगा। पराए बच्चे को घर पर लाकर यूं ही मार दोगी। बच्चे को रोता देखकर बड़ी रानी को उस पर दया आ गई और वो सोचने लगी, छोटी रानी तो अब मर चुकी है, थोड़ी देर के लिए अगर माला बच्चे को दे दी जाए तो इसमें क्या ही हर्ज है। इस समय मैं माला बच्चे को दे देती हूँ, जब लड़के का मन बहल जाएगा तो माला उससे वापस ले लूंगी। महाराज, जब बच्चे का मन बहल जाए तो आप मुझे माला वापस ला कर देना। हाँ हाँ रानी, तुम उसे अभी के लिए माला दे दो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें माला लाकर दे दूंगा। रानी ने माला निकालकर राजा को दे दी और राजा लड़के को लेकर महल के बाहर बैंगनवती के मकान में जा पहुंचा। राजा ने अंदर जाकर माला बैंगनवती के गले में डाल दी
माला पहनते ही बैंगनवती उठ बैठी और महाराज ने उससे कहा, वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ छोटी रानी, लेकिन तुमसे एक विनती है। अभी 4 दिन के लिए तुम यहीं पर रहो, बाद में मैं तुम्हें महल लेकर जाऊंगा। आज इतनी रात तक कहाँ पर रह गए थे आप? मैं अपने सेनापति और मंत्रियों से सलाह मशवरा कर रहा था। क्या सलाह मशवरा कर रहे थे? एक दूसरे देश का राजा हमारे देश पर हमला करने वाला है, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए ये सलाह दे रहे थे कि तुम्हें कहां पर छुपा कर रखा जाए जहां पर तुम सुरक्षित रह सको। हे राम, युद्ध के नाम से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। अब क्या फैसला किया है आपने? मैंने सोचा कि हमारे गुप्त महल का तहखाना, वहां पर मैं तुम्हें छुपा कर रखूं। तो जल्दी ही मेरे तहखाने में जाने की तैयारी कीजिए। दूसरे ही दिन राजा बड़ी रानी को तहखाने में छोड़कर आ गया और बाहर से ताला लगा दिया और साथ ही सैनिकों को आदेश दिया कि अब सारी उम्र के लिए बड़ी रानी को कैद खाने में कैद रखा जाए। अगली सुबह राजा छोटी रानी और अपने बेटे को महल में लेकर आ गए। वो एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे, जबकि बड़ी रानी तहखाने में सड़ती रही।